ओके। तो आज का टारगेट क्या है बच्चों? टारगेट क्या है आज का? गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग, प्रणाम। आज का टारगेट है, नहीं मुझे पता नहीं खत्म होगा नहीं होगा, पर जल्दी तो नहीं मचाएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बेसिक तो मैं जरूरी बता दूंगा, और पहले डिस्पर्जन खत्म कर लेते हैं ना। डिस्पर्जन खत्म कर लेते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें हो गया था, बस दो कंडीशन बच रही थी डिस्पर्जन की। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल भी करा चुका था इसका, और क्या होता है ये भी समझा चुका था। तो इसमें एक दो बातें थी जो बच रही थी। चलो उन्हीं को निपटाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या होता है। हेलो। हाँ लास्ट क्लास है ना? नहीं, लास्ट क्लास किसने कहा? अभी तो इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होनी है। देखो ध्यान से, मान लो ये कोई प्रिज्म है, कोई भी प्रिज्म ले लो, इसमें ये व्हाइट लाइट आती है। ठीक है ना, व्हाइट लाइट के बजाय क्या हो जाता है, ये रेड लाइट में और वायलेट लाइट में ये कन्वर्ट हो जाती है ऐसे, और बाहर जाके ये दोनों लाइटें और फैल जाती हैं, ये दोनों लाइटें और फैल जाती हैं ऐसे ही बाहर जाके। एक इनके बिल्कुल बीच में चलती है येलो लाइट। ठीक है ना, हम जानते हैं येलो लाइट कैसे चलती है, ये बिल्कुल बीच में चलती है येलो लाइट। तो इस तरीके से इस इवेंट को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आप देखो इनिशियली जो रे आ रही थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, और फाइनली जो येलो कलर होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव रे बोलते हैं। तो येलो कलर इस तरफ चला गया, तो आप ये देखो ये डेविएशन हो गया, समझ लो इतना डेविएशन हो गया। ठीक है ना, तो एक तो डेविएशन हो गया ये। ठीक है ना, ऊपर से ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्जन, और एंगुलर डिस्पर्जन भी हो गया। दोनों दोनों चीजें हमें मिल गई। तो किसी प्रिज्म से अगर हम किसी रे को गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से किसी रे को हम पास करते हैं, तो उसमें दो इवेंट होती है, एक तो डेविएशन हो जाता है और वो फैल जाती है, एंगुलर डिस्पर्जन हो जाता है। तो हमें कभी कभी क्या चाहिए होता है कि डेविएशन तो चाहिए होता है, ठीक है ना, बट एंगुलर डिस्पर्जन नहीं चाहिए होता। और कभी कभी हमें बस डिस्पर्जन चाहिए होता है बट डेविएशन नहीं चाहिए होता। तो दो टॉपिक हैं जो हमें अचीव करने हैं। ठीक है ना, डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्जन, दूसरा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो भाई यहाँ पे ये वाली चीज, कभी कभी हमें डेविएशन चाहिए होगा, कभी कभी हमें डिस्पर्जन चाहिए होगा, दोनों में से एक चीज चाहिए होगी। तो अगर हमें पहले डिस्पर्जन चाहिए और डेविएशन नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और अगर हमें डेविएशन चाहिए और डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें दो प्रिज्म चाहिए होते हैं, दो प्रिज्म चाहिए होते हैं। ठीक है, जो रेज को मोड़ दें। ठीक है ना, तो आप ये समझ लो यहाँ पे कि अगर हम कोई दूसरा प्रिज्म ऐसा रख दें, मान लो एक प्रिज्म ऐसा रख दिया हमने, ठीक है ना, कि भाई वो रेड ये देखो एक प्रिज्म उल्टा करके इनके रास्ते में ऐसे देखो, समझा रहा हूं समझ लेना क्या है। ये वायलेट वाली रे जा रही है, ये रेड वाली रे, तो एक प्रिज्म से तो ये निकल चुकी, एक प्रिज्म से तो निकल चुकी। ठीक है ना, अब नंबर है दूसरे प्रिज्म का। तो भाई पहले प्रिज्म ने क्या किया, इसको इतना मोड़ दिया, इसको इतना मोड़ दिया, दूसरे प्रिज्म को हमने उल्टा करके लगा दिया। तो दूसरे प्रिज्म में क्या, रेड वाली रे तो कम उड़ती है, वायलेट वाली ज्यादा मुड़ती है, तो दूसरा प्रिज्म मान लो इसको उल्टा मोड़ता है, ऐसे मोड़ा और ऐसे मोड़ दिया। और ये वाला जो है थोड़ा ज्यादा मोड़ता है, ये वाला जो थोड़ा ज्यादा मोड़ता है, तो इसने इसको यहाँ पे मोड़ दिया और इसको यहाँ पे मोड़ दिया ऐसे, यूं। ठीक है ना, ऐसे। तो अब आप ये देखो भाई वो तो कर रहा है ना कम, देखो उसने कम मोड़ा, यहाँ पे भी कम मोड़ा, यहाँ पे भी कम मोड़ा, इसने क्या किया, यहाँ पे भी ज्यादा मोड़ दिया, यहाँ पे और ज्यादा मोड़ दिया। ठीक है ना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जैक्ट रे बनना तो बहुत थोड़ा मुश्किल काम, इसने ऐसे मोड़ दिया। तो अब क्या कर रहा है, मोड़ वो भी रहा है और मोड़ वो भी रहा है। रेड को कम डेविएट करना है, वायलेट को ज्यादा डेविएट करना है, लेकिन हमने प्रिज्म को उल्टा कर दिया है। तो एक ने तो फैला दिया और दूसरे ने समेट दिया, तो डिस्पर्जन तो हो गया खत्म, बट डेविएशन आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी वो। भाई देखो क्या होता है, एक तो ऐसे फैलाता है, अब दूसरा कहता है कि मैं भी फैलाऊंगा लेकिन मैं तो उल्टा फैलाऊंगा। तो इस तरह फैलाने के बजाय उसने ऐसे फैलाने की कोशिश की, तो जो ऑलरेडी ऐसे फैले हुए हैं उनको अगर उल्टा फैलाओगे तो वो सिमट जाएंगे। प्रिज्म का काम डिस्पर्जन का ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, डिस्पर्जन ही करेंगे दोनों, लेकिन एक तो ऐसे वाला डिस्पर्जन करता है और दूसरा ऐसे वाला डिस्पर्जन करता है। ठीक है ना, तो अगर पहले वाले से ये वाला डिस्पर्जन करवा लेंगे, दूसरे वाले को उल्टा कर देंगे, उससे इन्हीं का उल्टा वाला डिस्पर्जन करवा लेंगे, तो पहले वाला डिस्पर्जन दूसरे वाले डिस्पर्जन से कैंसिल हो जाएगा, सिमट जाएगा, वो पहले फैला दिया फिर समेट दिया, तो डिस्पर्जन इस तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर हमें डिस्पर्जन चाहिए डेविएशन नहीं चाहिए, तो भाई पहले वाले प्रिज्म ने ऐसे मोड़ दिया था, दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख देंगे, वो वापस सीधा कर देगा, तो डिस्पर्जन तो बचा रहेगा, डेविएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और इनको दिल पे नहीं लेना, कहीं ये सोचो सब पूरा इमेजिन करके रहेंगे, दोनों छोटे छोटे केस हैं, केस नंबर 1 केस नंबर 2, इनको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक है ना, तो डिस्पर्जन हमें चाहिए। ठीक है ना, तो हमको क्या चाहिए, डिस्पर्जन चाहिए, लेकिन हमें डेविएशन नहीं चाहिए, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। सुनते जाना, अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, तीन कलर होते हैं, मेन तो सात होते हैं, लेकिन रेड से, येलो से और वायलेट से, इन तीनों से अपना काम हो जाता है। रेड और वायलेट से तो बाउंड्रीज पता चल जाती है और येलो से मीन डेविएशन पता चल जाता है। ठीक है ना, तो भाई अगर पहले वाले का डेविएशन डेल्टा है और दूसरे वाले का डेविएशन डेल्टा डैश है, अगर इन दोनों का सम जीरो आ जाए तो डेविएशन जीरो हो जाएगा। हमें डेविएशन नहीं चाहिए ना। ठीक है ना, तो मान लो पहले वाले का डेविएशन डेल्टा है और दूसरे प्रिज्म का डेविएशन डेल्टा डैश है, तो दोनों का सम अगर जीरो हो जाए तो वो वैसे ही अपने आप उल्टा है, एक डेल्टा दूसरे का उल्टा होगा तभी तो जीरो होगा। तो भाई डेविएशन का सम कितना आना चाहिए, जीरो, और हमें डेविएशन का पता होता है, तो पहले वाले का डेविएशन होगा म्यू वाई -1 इंटू ए1 प्लस म्यू वाई डैश -1। ठीक है ना, ए की जगह ए डैश ही ले लो, ए ले लो, बस ए वन लेने की क्या जरूरत है, और यहाँ पे ए डैश ले लो, ये जीरो आना चाहिए। यानी कि ये जो दो प्रिज्म हमने रखे हैं ना, एक सीधा और एक उल्टा करके, एक का एंगल ए है और दूसरे का क्या है ए डैश। ठीक है ना, इसका म्यू है और इसका कितना म्यू डैश, तो इनमें ये वाला रिलेशन होना चाहिए, यानी कि दूसरे वाले का एंगल होना चाहिए माइनस का म्यू वाई -1 अपॉन म्यू वाई डैश -1 इंटू ए, ये रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है कि हर चीज बहुत टफ होती है, चीज आसान भी होती है, ये रिलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक प्रिज्म का ए इतना है, म्यू इतना है, दूसरे प्रिज्म का म्यू इतना है, तो उसका एंगल बताइए कितना हो, उसका एंगल हम कितना ले कि डेविएशन जीरो आ जाए, कितना आ जाए, डेविएशन जीरो आ जाए, तो बस इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और ए डैश निकाल लेंगे।
भाई चार चीजें हैं, म्यू1 म्यू2 a1 a2, चार चीजों में से एक चीज गायब होगी, तीन पता होंगी, वैसे काम हम कर सकते हैं। तो ये होगा। अब चलो इतना तो हो गया कि भाई अगर ये कंडीशन हमें मिल गई तो डेविएशन तो जीरो हो जाएगा, डेविएशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्पर्जन तो होगा। तो सर इस वाले केस में डिस्पर्जन कितना होगा, इस वाले केस में डिस्पर्जन कितना हुआ करेगा, क्योंकि डिस्पर्जन खत्म थोड़ी किया, हमने तो डेविएशन खत्म किया। तो भाई ये पूछा जा सकता है कि इसमें डिस्पर्जन कितना होगा। तो भाई डिस्पर्जन कितना होगा, जितना डिस्पर्जन पहले वाले में हो रहा है प्लस जितना डिस्पर्जन दूसरे वाले में हो रहा है, यही तो होगा डिस्पर्जन, पहले का डिस्पर्जन प्लस दूसरे का। अब वो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, नेगेटिव जो है अपने आप आ जाएगा। अब आप ये देख लो, अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखूं तो इसकी भाई डायरेक्ट वैल्यू ये क्या है, डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन नेट, नेट एंगुलर डिस्पर्जन कितना आएगा, डेल ऑफ y इनटू डिस्पर्सिव पावर ऑफ 1 माइनस डिस्पर्सिव पावर ऑफ 2, ये आ जाएगा। अब इसको आपको रट्टा मारना है। अब कुछ लोगों को लगेगा सर फील नहीं आ रही, सर फील नहीं आ रही, थोड़ा कम फील आ रही है, ये चीज कैसे आई, ठीक है ना। जिनको आने उनको आ जाएगा, एक्चुअली रटने वाला गेम है भाई। हमने दो प्रिज्म लगा के डेविएशन तो जीरो कर दिया, यानी कि जो व्हाइट लाइट थी वो ऐसे जा रही थी, इसमें मुड़ के ऐसे जाके मान लो वापस सीधी हो गई, यूं ही हो गई, ठीक है ना। तो यूं तो ऐसा तो है नहीं है कि ये चीज खत्म हो गई, तो डिस्पर्जन तो हो रहा है, डिस्पर्जन तो हो रहा है, ये लो डिस्पर्जन तो है, ये लो, पर डेविएशन नहीं है। पुराने वाली लाइट के ही पैरेलल चली गई, बट डिस्पर्जन है, ठीक है। तो भैया डिस्पर्जन कितना है, डेविएशन तो जीरो हो गया, डिस्पर्जन कितना है ये निकालना है। तो ये निकाल रहे हैं, तो ये आपको रट के याद रखना है, रट के ये याद रखना है, ठीक है ना। अब इसको कुछ लोग सोच रहे सर ये आया कैसे, ये और बता दो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। डेल वी माइनस डेल आर, ये पहले वॉयलेट का डेविएशन और ये रेड का डेविएशन, तो डेविएशन एंगुलर डिस्पर्जन ऐसे तो आता है, पहले वाले का डेविएशन और दूसरे वाले का, तो बीच का एंगल आ जाता है, जितने में फैला हुआ फैलाया उसने वो आ जाएगा। तो दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए प्लस ये वाला क्या होगा, ये होगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए डैश। ये पहले प्रिज्म की हरकतें, ये दूसरे प्रिज्म की हरकतें। तो अगर मैं इन दोनों को रखूं और इसमें से ए कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ये वाला ए डैश बाई ए इनटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें से म्यू वाई माइनस वन भी कॉमन ले लूं, ठीक है ना, इसमें से ए तो कॉमन ले लिया, इसमें से मैं म्यू वाई माइनस वन भी कॉमन ले लूं यहां से बाहर, इसमें से, तो ये बच जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन प्लस इसमें से क्या कॉमन लिया जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाई ए डैश ऊपर, और म्यू वाई माइनस वन ही लिया ना, तो नीचे म्यू वाई माइनस वन की ही मल्टीप्लाई होगी। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर म्यू वाई माइनस वन इंटू ए और डिवाइडेड बाई ए डैश किया जाए तो म्यू वाई डैश माइनस वन आ जाएगा। ये देखो ना, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए डिवाइडेड बाई ए डैश इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन आ जाएगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी ए इंटू म्यू वाई माइनस वन इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू वाई माइनस वन, ये तो ओमेगा हो गया, पहले का एंगुलर डिस्पर्जन हो गया, वो सॉरी डिस्पर्सिव पावर हो गई। और ये वाली चीज आपकी इतनी नीचे नीचे की चीज जो है ना, ये वाली ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये वाली जो चीज है, ये ऊपर तो म्यू वी डैश माइनस म्यू डैश है, ये नीचे म्यू वाई डैश माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपका ओमेगा डैश हो जाएगा। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पहले वाले का डेविएशन, ठीक है ना, और ये दोनों की डिस्पर्सिव पावर का डिफरेंस, ये डिस्पर्जन हो जाएगा, इसको याद रखना है आपको। समझ आ गया होगा कैसे निकालना, समझ आया। ये रिलेशन भी यूज हो गया, ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे आके यूज हो गया, क्लियर। चलो एक बात हो गई, तो इस चीज को हमें याद रखना। दूसरा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब हमें क्या चाहिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यानी कि डेविएशन तो पर डिस्पर्जन ना हो, वापस समेट दे वो उनको, ठीक है। तो जो फैला हुआ यहाँ पे मान लो दो प्रिज्म है, एक तो ये वाला प्रिज्म है, ठीक है, एक तो ये वाला प्रिज्म है, और किसी ने यहाँ पे ये उल्टा वाला प्रिज्म रख दिया, तो भाई रे यूं जा रही थी, ठीक है, और यूं जाके हो सकता है यूं चली गई हो, तो भाई डेविएशन तो आ गया, ये यूं यूं और यूं, भाई डेविएशन तो पहली वाली लाइन तो ऐसे थी और दूसरी वाली लाइन ऐसे, तो डेविएशन तो आ गया। लेकिन डिस्पर्जन में उल्टा हो गया, पहले वाली रे ऐसे थी यूं, तो इस वाली रे को, ठीक है ना, इसने ऐसे समेट दिया यूं, यूं इस तरफ समेट दिया, और इधर वाली जो रे यूं थी उसको उल्टा समेट दिया ऐसे। भाई सारी की सारी रे है ना, ये तो येलो कलर जा रहा है ऐसे, ऐसे क्या जा रहा है, येलो कलर जा रहा है, तो ये ऐसे उल्टा समेट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके सीधे व्हाइट लाइट बच गई और वही बाहर निकल गई, तो फैल के फिर वापस हो गया। तो एक का एंगुलर डिस्पर्जन और दूसरे का एंगुलर डिस्पर्जन मिलकर जीरो होने चाहिए, पहले का एंगुलर डिस्पर्जन और दूसरे का एंगुलर डिस्पर्जन मिलकर जीरो होने चाहिए, डिस्पर्जन नहीं चाहिए हमें। तो पहले का एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये डेविएशन था केवल मीन कलर का, येलो का, ये येलो वाला रिलेशन है, येलो कलर ही तो आपको पूरी रे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन है, तो आप ये देखो क्या पूछेगा कि इसका म्यू इतना है, इसका म्यू इतना है, इसका ए कितना है, तो इसका ए कितना होगा, ए डैश पूछा जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस का म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू वी माइनस म्यू आर ऑफ दिस डैश इनटू ए, ये आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई। अब भाई चलो डिस्पर्जन तो हो गया जीरो, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो डिस्पर्शन जीरो आएगा। लेकिन अब ये तो बोलेंगे कि भाई सर इसमें डेविएशन कितना आ रहा है, क्योंकि डेविएशन तो जीरो नहीं हुआ, डेविएशन तो कुछ है इसमें, ये लो डेविएशन तो है कुछ ना कुछ, तो वो डेविएशन कितना आएगा। ठीक, उस डेविएशन को अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि वो डेविएशन क्या होगा, पहले वाले का डेविएशन प्लस दूसरे वाले का डेविएशन, ठीक है ना। तो म्यू माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू माइनस वन इंटू ए डैश, ये होगा, ठीक है, ये डेविएशन होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे म्यू वगैरह कॉमन लेके, तो फाइनली जो रिलेशन आ जाएगा वो आएगा डेल्टा इंटू वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये डेविएशन क्या है, पहले वाले का डेविएशन, ओमेगा क्या है, पहले वाले की डिस्पर्सिव पावर, ये दूसरे वाले की डिस्पर्सिव पावर, ये नेट हो गया। तो इसको आपको रट्टा मार लेना है, अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आ जाएगा तुरंत, हाँ, ठीक है ना। अब ये जो प्रिज्म है, इसमें किसी को क्राउन ग्लास बोलते हैं, किसी को फ्लिंट ग्लास बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आज तक केवल नाम ही यूज हुए हैं, कभी जेई में क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास की प्रॉपर्टीज नहीं पूछी गई है, केवल इनके नाम यूज हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये ऐसा है। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, सर दिस डेल्टा सेम एज डेल्टा येलो, हाँ ये वाला येलो का ही तो है, दिस इज फॉर येलो कलर। भाई डेविएशन तो येलो से ही निकलेगा, अगर मैंने कहीं म्यू माइनस वन इंटू ए लिख दिया ना, तो अपने आप समझ लो कि ये येलो वाला है, क्योंकि पूरी रे को येलो रिप्रेजेंट करता है, तो ये येलो का है। यहाँ पे देखो मैंने म्यू वी माइनस म्यू आर लिखा, क्योंकि स्पेशली ये वॉयलेट के लिए, ये रेड के लिए, तो अब मैंने कुछ नहीं लिखा तो येलो के लिए है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इज इट ओके, राइट।
ठीक है, इस पे एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको। प्रीवियस पेज, ये लो प्रीवियस पेज देख लो। क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लासेस जो हैं, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लासेस जो हैं, ठीक है, उनका काइंड ऑफ थोड़ा सा अरेंजमेंट मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको ना ये बता देता हूं, एक एग्जांपल करा देता हूं इसके ऊपर, फिर मैं थोड़ा सा क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का बिहेवियर समझाऊंगा आपको क्या है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आप पीवाईक्यू करते हैं, एक आया हुआ पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, जेई वाले हैं, जेई वाले वॉयलेट के बजाय ब्लू भी कर देते हैं, कभी कभी वॉयलेट के बजाय ब्लू भी बोल देते हैं, इंडिगो ब्लू ये होता है, तो उसको समझ लेना, हमको कि वही होगा, समझ लो, कभी कभी कर देते हैं ऐसा। तो जिस वक्त ये आया था उन्होंने ऐसे ही लिखा था, तो उन्होंने दो डेटा लिखे कि भाई दो प्रिज्म है, एक का म्यू फॉर ब्लू कलर इतना है और रेड कलर इतना है, तो 1.51 और 1.49 ये हो गया। दूसरे वाले प्रिज्म के लिए म्यू ऑफ द ब्लू कलर कितना है, 1.77, और म्यू फॉर रेड कलर कितना है, 1.73, ठीक है ना। अब वो बोले कि इसका एंगल 6 डिग्री का है, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर नो डेविएशन, फॉर नो डेविएशन, बिना अगर डेविएशन ना हो तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए डैश। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना, बताओ आंसर कितना होगा। म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू बी माइनस म्यू आर ऑफ डैश वाला इंटू ए विद माइनस साइन इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। तो ऊपर कितना बैठेगा, अच्छा डेविएशन वाला लगना है, ये तो भाई डेविएशन ये नहीं लगेगा, ये तो डिस्पर्जन वाला है, डेविएशन वाला लगाना है, डेविएशन जीरो होना चाहिए ना, तो दिस इज म्यू वाई माइनस वन और म्यू वाई डैश माइनस वन, ये लगेगा, ये लगेगा, वो तो डिस्पर्जन वाला, हमें डेविएशन जीरो करना है ना, ठीक। तो सर म्यू वाई तो नहीं दिया, बस म्यू वाई क्या है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, दोनों को सम करके टू कर दो, म्यू बी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई टू, ये कर दो, तो कितना बैठ गया, ये 1.5 बैठ गया, और ये कितना बैठेगा, ये 1.75 बैठेगा, तो ये बनेगा पॉइंट, ये बनेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 0.75 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 6 डिग्री, तो आंसर आएगा 4 डिग्री, ये आंसर 4 डिग्री आंसर आएगा। रेडियन में लेना है, ये तो एंगल होता है ना, ये तो एंगल है, 4 डिग्री में आ जाएगा। हाँ, ओरिएंटेशन तो अपोजिट, ये माइनस आने का मतलब वही तो, देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस लेते चलो तो ये माइनस नहीं, माइनस का मतलब क्या है कि एक एंगल ऐसे है तो दूसरा एंगल ऐसे है, एक एंगल ऊपर से ऐसे तो दूसरा नीचे से ऐसे, माइनस का मतलब बस इतना है, और कुछ नहीं, उल्टा है, ठीक है ना। अब ये भी पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे डेविएशन तो हो गया जीरो, डेविएशन तो जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्पर्जन कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन, बताना जरा डिस्पर्जन कितना होगा। डिस्पर्जन या तो डायरेक्ट निकाल लो या फॉर्मूला लगा लो, पहले का डिस्पर्जन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू 6 डिग्री, पहला तो इतना करेगा, और दूसरे वाला म्यू वी माइनस म्यू आर इनका डैश करके इंटू 4 डिग्री। चलो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी, म्यू वी माइनस म्यू आर कितना हो जाएगा, पहले वाले में ये हो जाएगा 0.02 इंटू 6 डिग्री, ठीक है ना, और ये वाला कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 4 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, ये तो 0.12 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 0.16 डिग्री हो गया। अब मुझे तो आप ये बता दो, ठीक है ना, आप यहाँ पे आंसर में 0.28 डिग्री लिखोगे या कुछ और लिखोगे, ठीक है। जितने लोग 0.28 डिग्री लिखेंगे उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि भले प्लस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक का डेविएशन प्लस दूसरे का डेविएशन, बट ये वाला डेविएशन उल्टा जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, एक तो वो तो उल्टा हो गया ना, एक ने तो फैला दिया, दूसरे ने भी फैलाया पर वो उल्टा है, तो उसका साइन माइनस का आएगा, ये तो ये यहाँ पे 0.04 डिग्री आंसर होगा, तो आंसर विल बी 0.04 डिग्री, इसको याद रखना है, टू बी रिमेंबर। एक्चुअल में इफेक्ट तो उल्टा ही है ना, डिस्पर्जन भी तो उल्टा ही हो गया, अब वो डिस्पर्जन खत्म नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन डिस्पर्जन का इफेक्ट तो उल्टा ही है। हाँ एग्जैक्टली तो ये वाली चीज विद माइनस साइन, भले ये कुछ भी आ रहा है, जोड़ना क्या है, दोनों के डिस्पर्जन को ऐड कर देना है, लेकिन उस प्रिज्म को तो उल्टा कर दिया ना हमने, इसलिए उसका ये जो 4 डिग्री है, ये माइनस का 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ये वाला बिल्कुल तमीज में, तो ये वाली चीज तब जाके माइनस होगी और तब आंसर आएगा, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा और 0.04 आंसर आ जाएगा आपका। एग्जैक्टली कॉमन सेंस काम करेगी यहाँ पे, क्या करेगी, कॉमन सेंस काम करेगी, बस इसीलिए ये एग्जाम्पल बताना जरूरी था, यही था इसमें एक पॉइंट कि भाई इसमें जोड़ मत देना उसको आप, यहाँ पे माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये माइनस वाला यूज करना है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुते का रैंक खा सकता है, एग्जैक्टली निपटा देगा ये रैंक को। तो एक्चुअल में आईटी वाले इतने थोड़े चीप नहीं होते, वो इस टाइप की चीजों पे बहुत मुश्किल से फंसाते हैं यार, इतना सब कुछ कर लिया लास्ट के एक पॉइंट पे और कर भी देते हैं, मेंस में कर देंगे ऐसा। ओके, तो आई होप क्वेश्चन का आपको फीलिंग समझ में आ गई कि क्वेश्चन में किस किस फीलिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, इज इट ओके, गुड। अब वैसे तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे मूव करना चाहिए, ठीक है, और फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास की एक बात मैं और बता देता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं की होगी ये। देखो क्या होता है, दोनों ग्लासेस का डिफरेंस बता देता हूँ क्या है, मेन सेंस में आ सकता है, ठीक है भाई। देखो क्या होता है कि जैसे कोई प्रिज्म है, इसका म्यू है और ये इसका फ्लिंट ग्लास और ये क्राउन ग्लास कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनका बिहेवियर, भाई ये प्रिज्म है, इसमें एक लाइट आ रही है ऐसे करके, तो ये जो लाइट आ रही है इसका लैम्डा, लैम्डा के साथ इनका बिहेवियर देखा गया है, तो यहाँ पे अगर 0 0 ले लें हम, तो इस एक्सिस पे अगर मैं लैम्डा प्लॉट करूँ और जो भी रे दिखते हैं वो विजिबल वाली दिखती है, तो मान लो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके मान लो मैं 7000 एंगस्ट्रॉम तक प्लॉट करता हूँ लैम्डा को, यहाँ से 4000 चालू हो रहा है और यहाँ से 7000 चालू हो रहा है, और ये इनका म्यू है ये। तो जो ग्राफ आता है बच्चों, जो ये फ्लिंट ग्लास आता है, फ्लिंट ग्लास का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और वो यूं जाता है, फ्लिंट ग्लास का,
क्राउन ग्लास का यहां से शुरू होता है और वो यूं जाता है, ठीक है ना। तो ये तो क्राउन ग्लास हो गया और ये फ्लिंट ग्लास हो गया। इनसे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाई फ्लिंट ग्लास का म्यू थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। और आप ये देखो, ठीक है, ये तो वॉयलेट कलर का लैम्डा हो गया और ये लैम्डा किसका, ये रेड कलर का लैम्डा हो गया। तो भाई वॉयलेट कलर के लिए म्यू थोड़ा ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए म्यू कम होगा। तो आप देखो दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर, यानी कि अगर फ्लिंट ग्लास है तो रेड कलर और वॉयलेट कलर के लिए जो म्यू का डिफरेंस होगा वो ज्यादा हो जाता है। अगर मैं क्राउन ग्लास की बात करूं तो क्राउन ग्लास में एक तो म्यू कम होता है, ओवरऑल कम होता है, और ये वाली रेंज ना कम आती है, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है ना। तो ऊपर अगर हमको डिस्पर्जन ज्यादा चाहिए होगा तो हम फ्लिंट ग्लास की जरूरत पड़ेगी। दिख रहा है बिहेवियर, तो देखो ऊपर, देखो ऊपर, ऊपर वाले को देखो। फ्लिंट ग्लास अगर हम यूज करते हैं तो म्यू वी माइनस म्यू आर ज्यादा होता है, यानी कि रेड और वॉयलेट ज्यादा फैलेंगे, ज्यादा फैलेंगे। तो फ्लिंट ग्लास ना फैलाने का काम ज्यादा करता है, कभी कभी हमें कम फैलाना होता है तो वो काम क्राउन ग्लास करता है, ठीक है ना। हाँ, डिस्पर्जन थोड़ा कम करता है, वो फैलावा कम फैलाता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा डिस्पर्जन नहीं चाहिए होता, कम चाहिए होता, तो क्राउन ग्लास को यूज करते हैं। कभी कभी डिस्पर्जन ज्यादा चाहिए होता तो फ्लिंट को यूज कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है बिहेवियर का, कभी पूछा नहीं गया बट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। बस इतना ही था, यही बताना था मुझे भाई, पता तो नहीं। कोई कहे कि सर डिस्पर्जन ज्यादा चाहिए हमें तो फ्लिंट यूज करें या क्राउन, फ्लिंट यूज कर लो। कम चाहिए क्राउन यूज कर लो। और कभी कभी क्या होता है, कैंसिलेशन करना होता है कि भाई एक का डिस्पर्जन कैंसिल करना है, ठीक है ना, लेकिन कैंसिलेशन ज्यादा नहीं है तो क्राउन ग्लास ले आओ। और कैंसिलेशन ज्यादा करना है तो फ्लिंट ग्लास को उल्टा करके रख दो, तो डिस्पर्जन को ज्यादा डिस्पर्जन को भी कैंसिल कर देगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ग्लेयर मतलब चमक, चमक आंखें को दिखा जाती है ना, दैट इज ग्लेयर। रात में जब थोड़ा कार जो होती है, सस्ती कार जो होती है, उनका शीशे अगर देखो तो रात में जब हाईवे पे चलते हैं तो सामने से अगर गाड़ी आती है तो उनके शीशों में कुछ दिखता ही नहीं, हमें दिखना बंद हो जाता है। सामने से लाइट पड़ जाए तो थोड़ी साइड से भी लाइट पड़ जाए तो दिखना बंद हो जाता है। वो चीप टाइप के ग्लास होते हैं, खराब वाले ग्लास होते हैं, उनमें ग्लेयर ज्यादा होता है। और जो ये महंगी कारें हैं ना, जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी एंड ऑल, इनका जो सामने वाला ग्लास होता है ना, वो इतना महंगा होता है और वो एकदम से कोटेड होता है, पोलराइड होता है वो, उस पर सामने से लाइट पड़ती है तो ग्लेयर नहीं आता, सब कुछ साफ दिखता है, तब भी सब कुछ साफ दिखता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए 2-2 लाख, 2.5 लाख के आते हैं विंडशील्ड, जो आगे वाली सामने वाली है विंडशील्ड, जो ड्राइवर के सामने वाला जो ग्लास होता है, इतना महंगा आता है वो। और मारुति वारुति है, इनके तो 2-2, 1.5, 2 हज़ार में रिप्लेस हो जाते हैं। तो जितने का उसका फ्रंट वाला ग्लास आता है उतनी की पूरी कार आ जाती है कुछ लोगों की, ठीक है। तो वो वही होता है, ग्लेयर ही होता है वो, ग्लेयर, एंटी ग्लेयर मिरर होता है वो। ओके, चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं पूरा हुआ तो कल ही एक एक्स्ट्रा लेक्चर और लगा लेंगे और पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें करनी है हमें बस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं 3 चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये 3 चीजें पढ़ाऊंगा, बाकी जो आई वाई की स्ट्रक्चर है वो आपको खुद पढ़नी है, ठीक है ना। और यकीन मानो ये बहुत ईजी है, इनको बस एक बार फंडा समझ लो, आपकी फंडा क्या है, ये बहुत ईजी है। एचसीवी से भी पढ़ लो, एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, जो डिफेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा इनके लिए ना सीरियस नहीं होना, बस आप अच्छे से पढ़ डालो इनको, ठीक है ना। मैं जरा ये संभाल लेता हूँ अभी माइक्रोस्कोप। चलो भाई, क्या पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन्हीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा तो आज ही खत्म हो जाएगा, और मुझे ज्यादा बकवास करनी पड़ गई तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और टाइम की हमें कोई ऐसी चिंता है नहीं, थोड़ा सा बच भी गया तो अगली क्लास में वो भी करेंगे, डिस्कशन भी कर लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर टू द पॉइंट बात करें, इट्स जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास है ये वो नहीं होता, ये जिसमें ये हैंडल टाइप लगा होता है, ये ऐसे देखते हैं ना यूं करके, ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूं करके देखते हैं, यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसी का फंडा हमें सीखना है और समझना है बात को, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कि कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से चीजें बड़ी दिखती हैं, कैसे वो सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है, ठीक है ना, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, बस एक लेंस। तो मान लो ये तो आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास एक लेंस हो गया, ठीक है। ये वाला आपके पास एक लेंस हो गया, ये लो, ठीक है। अब भाई ये लेंस आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाया मैंने, वरना बहुत थिन लेंस होता है, तो इसका ये यहाँ पे फोकस हो गया, ठीक है। तो एडवाइस ये दी जाती है कि अगर आप इस लेंस की हेल्प, सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपके पास है, तो जिस भी चीज को बड़ा करके देखना है, एडवाइस ये दी जाती है कि भाई उस चीज को आप फोकस और पोल के बीच में रख दो कहीं पे। ये मान लो यहाँ रख दिया किसी ने, इस जगह रख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जब आप उस चीज को यहाँ रखते हो तो ये तो इसका बॉटम हो गया और ये इसका टॉप हो गया। बॉटम की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी, पर जो ये टॉप है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इससे ये वाली ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली ले लेते हैं ये, ठीक है ना, और इसको इसके फोकस से पास करा देते हैं। ये तो होगी फोकस से पास, ये लो भाई, ये फोकस से पास हो गई ऐसे। और एक यहाँ से ये वाली रे ले लेते हैं, ये वाली रे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये रे यूं पास हो गई। अब ये दो रे निकल के इस तरफ आ गई, इस टॉप पॉइंट से। तो अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं ना तो ये वाली रे तो लगेगा यहाँ से आ रही है, और इस वाली को बढ़ाऊं ना आगे इसको तो ये वाली रे लगेगी यहाँ से आ रही है। लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे यहाँ से आ रही है। तो अगर कोई इंसान यहाँ की साइड से देखेगा, यहाँ से देखेगा इन रो से, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के, ठीक है ना, यहाँ ना दिख के ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा दिखाई देगा। यही है कॉन्सेप्ट, बस दिख गया बड़ा, चीज इतनी सी है, इधर से देखने से इतना बड़ा दिखेगा। अब भाई ये मैंने आई यहाँ बनाई है, यहाँ बनाई है, जरूर थोड़ी है इसको बिल्कुल पास में बनाओ ना यहाँ पे, क्योंकि रे तो कोई सी भी दो हो सकती है ना, कोई सी भी दो रे हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकलेंगी। ये तो आपका डायग्राम बनाने के लिए दो रे ले ली मैंने, कोई सी भी रे देख लो, अगर आंख को बिल्कुल पास में रखोगे ऐसे तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो इतनी बड़ी चीज इतनी दिखाई देती है,
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब जब इतना कर लिया तो और भी कर लेंगे। ये वाली चीज को यू बोला जाएगा, ये वाली चीज को वी बोला जाएगा। बोला जाएगा कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से देखना, सुनना बात को, सुनना बात को। ये जो यहाँ से आने वाली ऑप्टिकल सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है, तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अगर दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज काइंड ऑफ हाइट ऑफ इमेज है। वो वाली हाइट ऑफ इमेज हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट है। अब कोई पूछेगा कि भाई कितना बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना, तो आप ढूंढोगे मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, और सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सीधे सीधे वी बाई यू होता है, उसे निकाल लेंगे। तो बच्चों इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैग्निफिकेशन यूज नहीं होता, मैग्नीफाइंग पावर यूज होती है, मैग्नीफाइंग पावर यूज होती है, ये चीज यूज होती है, और ये बिल्कुल अलग है। मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज है, तो इसमें ये यूज होता है, ये यूज नहीं होता। मैग्निफिकेशन से नहीं बताते कि इतनी बड़ी हो गई है, मैग्नीफाइंग पावर यूज होती है, और मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग ही होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। भाई देखो, कैमरे पे क्या लिखा होता है? कैमरे पे लिखा होता है 20x जूम, 40x जूम, 5x जूम, ऐसे तो लिखा होता है कैमरे पे, x लिखा होता है। x इज नॉट मैग्निफिकेशन, x होता है एंगल कितना गुना हो गया। अगर कोई चीज इतने एंगल में फिट हो रही है, अगर उसको बड़ा देखना है तो वो इतने बड़े एंगल में फिट हो जाएगी, तो इतने टाइम्स मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है, तो x की टर्म में। तो अब जो ये मॉडर्न तरीका है ना, जितने इंस्ट्रूमेंट है उनमें मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन की जाती है, 5x मतलब 5 गुना हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन थीटा, एंगल बाई एंगल है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट बाई हाइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? थीटा बाई थीटा, एंगल बाई एंगल, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे क्या पता चलता है? कैसे इसको निकालेंगे? तो भाई मैग्नीफाइंग पावर होती है थीटा बाई थीटा। तो ऊपर वाला थीटा क्या होता है? क्या होता है ऊपर वाला थीटा? ऊपर वाला थीटा होता है विजुअल एंगल, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। अभी समझाऊंगा क्या है। नीचे वाला थीटा होता है मैक्सिमम विजुअल एंगल विद अनएडेड आई, यानी कि बिल्कुल मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब ये चीज क्या है? ये हमें समझाना पड़ेगा यहाँ पे। भाई थीटा बाई थीटा, थीटा क्या है? थीटा है विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपकी आंख पे वो चीज कितना एंगल बना रही है, ठीक है। भाई आपकी आंख यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज है आपकी आंख पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद कितना एंगल बना रही है। तो भाई आपकी आंख पे ये वाली चीज, एक तो ये रहा पॉइंट इसका नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला पॉइंट होगा। तो एक लाइन तो ये ले लो, एक लाइन ले लो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है यही तो थीटा है। इतना ही एंगल तो आपकी आंखों पे बनाएगी। पूरा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा? जितना ये आपकी आंख पे इतना एंगल बनाएगा, तो थीटा की वैल्यू तो ये हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरी बात का क्या मतलब है? मैक्सिमम विजुअल एंगल विद अनएडेड आई, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो वही चीज कितना एंगल बनाएगी। तो ये वाली चीज तो ये रही आंखों पे, लेकिन यहां नहीं पूछ रहा है वो बोला मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगी। यानी कि अगर खाली आंख है और ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसको देख रही है आंख, तो पहले इसको d इज इक्वल टू 25 पे रखो, तब इस आंख को दिखाओ, और तब ये क्या एंगल बनाती है? तब ये जो एंगल बनाती है ना, ये दिस इज योर थीटा नॉट। क्योंकि सबसे चीज का दिखना भी तो जरूरी है, और चीज सबसे ज्यादा साफ कहां पे दिखती है? 25 सेंटीमीटर पे दिखती है, डी पे दिखती है। तो इसी चीज को मान लो मुझे ये देखना है, तो इसको पहले मैं अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा। अब देखूंगा मेरी आंख पे कितना एंगल बना रही है, यहां से यहां और यहां से यहां कितना एंगल बन रहा है। ये 25 सेंटीमीटर पर रखे, ये थीटा नॉट है। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर एकदम अलग ही चीज है, उसको रटना पड़ेगा आपको कि मैग्नीफाइंग पावर किसको बोलेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर इज थीटा बाई थीटा। ये वाला थीटा कौन सा है? जो इंस्ट्रूमेंट रख के आपकी आंखों पे बन रहा है पूरी बॉडी से। और ये वाला थीटा कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट को हटा के जहां पे ये चीज बेस्ट दिखाई दे रही है, वहां से आपकी आंखों पे कितना एंगल बन रहा है। यानी कि भाई ये थीटा नॉट निकालते टाइम तो d 25 पे रखना पड़ेगा। अच्छा जी, पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। तो बताओ इसमें मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नीफाइंग पावर तो पहले तो ये वाला थीटा, फिर दूसरे वाला थीटा। भाई थीटा नॉट तो सीधे सीधे ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, और ये डी हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला थीटा नॉट तो सीधे सीधे h अपॉन डी लिख सकते हो आप। भाई थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा कर दो, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर आर्क अपॉन रेडियस कर लो, इसको आर्क मान लो, इसको रेडियस मान लो। तो थीटा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन डी। तो भाई थीटा क्या होगा? थीटा यहाँ पे ये वाला है, ये वाला होगा h डैश हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई v। ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई v। सर इसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों ना मैं इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाई u लिख दूं, ये वाला u, क्योंकि यही वाली लाइन तो वहां मीट कर रही है। तो h अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन v, तो ये भी होगा, ठीक है भाई ऐसे लिख दो। तो अब मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी? थीटा, थीटा ऊपर आ जाएगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल D, तो कैपिटल D बाई u, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। कुछ समझ आया क्या? टू द पॉइंट बात हुई है। D25 फिक्स है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे इंस्ट्रूमेंट यूज करो या मत करो, थीटा नॉट तो हमें वैसे ही पता रहता है। किसी भी चीज को 25 रख के जो एंगल बनता है दैट इज थीटा नॉट, ठीक है ना। फॉर्मूले का भंडार है ये, एग्जैक्टली फॉर्मूले ही फॉर्मूले रखे हैं यहाँ पे। मैं भी तंग हो गया, अभी तो और नाटक होंगे यहाँ पे, और नाटक करेंगे इसमें, देखना अभी। ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला का खुश हो गए हम, लेकिन अभी भी यहाँ पे दो केस बनते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी डिवाइडेड बाई यू। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है सर ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट को जहां भी आप रखोगे, ठीक है ना, डी को उससे डिवाइड कर देना, आ जाना। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? फोकस और पोल के बीच में ही रखना है, ठीक है ना। तो भाई मान लो ये आपका लेंस है, ये आपका फोकस है, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली इमेज बन रही है, तो वो बड़ा दिख रहा है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? यहाँ रखने से यहाँ की डिस्टेंस तो यू हो गई, और डी है 25, तो बस डी को 20 से डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन अब भी दो केस बनते हैं, क्या कि भाई हमारी आंख अगर रिलैक्सड है, रिलैक्सड आई है, और हमारी आंख अगर स्ट्रेन है, ठीक है ना, तो कॉमन सेंस लगाओ और सोच के देखो। अगर हमें कोई चीज मान लो इस पे कुछ लिखा हुआ है, मेरे को ये पढ़ना है, ये क्या है, तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ बिल्कुल रिलैक्स में,
लेकिन कभी-कभी क्या होता है उसको बढ़िया से पढ़ना होता है तो हम थोड़ा आँखों को ऐसे करते हैं यूँ और थोड़ा नज़दीक लाके अच्छे से पढ़ते हैं यूँ करके फोकस बना के तब बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? तो कभी-कभी क्या होता है आँखों को एडजस्ट करके भी पढ़ना होता है और अच्छे से देखना होता है, कलर देखना होता है बढ़िया से, कैसे राउंड हो रही चीज़ें वो देखनी होती है। तो कभी-कभी हमें जितना नॉर्मल आँखों से दिखता है, रिलैक्स आँखों से दिखता है, रिलैक्स आँखों से भी ऐसे पढ़ने दिख रहा है रिलैक्स आँखों से। इससे भी ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं तो हम यूँ कर लेते हैं, अच्छा ये है और बढ़िया से देखते हैं। तो समझ लो जब हमने ऐसे किया है तो हमने आँखों को स्ट्रेन दे दिया है और जब हम नॉर्मली यूँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स होके तो हम रिलैक्स आँखों से पढ़ रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जब रिलैक्स होती है तब अलग होती है और जब स्ट्रेन्ड आई होती है तब मैग्नीफाइंग पावर अलग होती है। अब मेरी बात को सुनना, ठीक है ना? जब स्ट्रेन्ड रिलैक्स आई ये ऊपर वाले गॉड गिफ्ट है ये। ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, ऊपर वाले ने डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया हुआ है कि भाई जब हमारी आँखों में ये हमारी आँखें जब हमारी आँखों में पैरेलल रेज़ जाएँगी तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में दिखेंगी। हमारी आँखें रिलैक्स तरीके से देख सकती है। जब किसी भी चीज़ से निकल के पैरेलल चीज़ें जाएँगी तो बिना किसी स्ट्रेन के पीछे रेटिना पे इमेज बन जाएगी। पैरेलल रेज़ की इमेज बहुत आराम से रेटिना पे बन जाती है। और अगर रेज़ पैरेलल नहीं है और तब आई को रेटिना पे इमेज बनानी पड़ी तो हम उसको ना जो हमारी आँखों का लेंस है उसको ऊपर-नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। जो आँखों की पुतली होती है ना बटन के अंदर छोटा-सा मोल होता है, वो ओपनिंग होती है। उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है फिर रेटिना पे इमेज बनानी पड़ती है तो हमारी आँखों में स्ट्रेन आ जाता है। अब बस आप मुझे ये बता दो कि किसी लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि लेंस से रे निकलने के बाद पैरेलल हो जाए? फोकस पे रखना पड़ता है। यानी कि अगर रिलैक्स आई से देखना है तो यू की वैल्यू को आप फोकस पे रख दो। यानी कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ रखा है इसको फोकस पे रखते तो यहाँ से इसकी टोपी में से निकलने वाली रे पैरेलल आ जाती और कुछ लोगों को लगता है सर पैरेलल रे से दिखेगा कैसे? अरे दिखता है बेटा आँखों के पास भी तो लेंस है हमारी। कोई यही पैरेलल थोड़ी है। हमारी आँखों का भी तो लेंस है। तो हमारी आँखों का लेंस पैरेलल रे को प्रोसेस करके रेटिना पे इमेज बढ़िया बनाता है। ठीक है ना? तो पैरेलल रे से भी दिखता है हमें। तो ये सोचिए सर पैरेलल रे से तो कुछ दिखेगा ही नहीं। पैरेलल रे तो कहीं मिल ही नहीं रही है। अरे हमारी आँखों का भी तो लेंस है। एक तो ये लेंस है। एक हमारी आँखों का भी लेंस है भाई। वो भी तो कुछ करेगा नहीं करेगा। ठीक है ना? तो हमारी आँखों को बहुत रिलैक्स तरीके से चीज़ें दिख जाती हैं अगर पैरेलल रेज़ आ जाए। ठीक है? अब सुनते जाना बात को ध्यान से। तो भाई यू की वैल्यू एफ ले लेंगे हम अगर रिलैक्स आई की बात करेंगे। फोकस पे रखेंगे तो उससे निकलने वाली रे पैरेलल हो जाएँगी, आँखों को बड़े आराम से देख। तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी आपकी डी बाई एफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक काम निपट गया। सर याद कर लेंगे, अब अगले वाला बताओ क्या है? स्ट्रेन आई। स्ट्रेन आई का मतलब ये होगा कि आप जब ऐसे चीज़ को ऐसे करके पूरा ऐसे फोकस करके देख रहे हो यूँ करके, तो आप उस इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर देखना चाहते हो। मैक्सिमम क्लियर देखना चाहते हो आप उसको और मैक्सिमम क्लियर कहाँ दिखती है? जब चीज़ d = 25 सेंटीमीटर पे होती है। यानी कि इमेज आप इमेज को ही तो देख रहे हो, वो आपको 25 पे दिख रही है। यानी कि अगर मैं 1/v - 1/u = 1/f का फॉर्मूला लगाऊँ, तो जो चीज़ u पे रखी हुई है वो आपको कहाँ देखनी है? डी पे। तो 1/d पे देखनी है और डी का मतलब -d। v की वैल्यू इतनी होनी चाहिए = 1/f। तो अब बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। तो 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/f + 1/d माइनस का। तो आप ये यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से u की वैल्यू आपकी आ जाएगी f × d डिवाइडेड बाय f + d। ये आ जाएगी u की वैल्यू। हाँ सर, आप हो जाएगी। तो अब जो इस वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर आप निकालोगे, स्ट्रेन वाले केस में, इसमें d के नीचे जो u है, u की वैल्यू को f × d अपॉन f + d रखना पड़ेगा आपको ये। तो आप देखो एक d से एक d कट गया और f + d अपॉन f कितना हो गया? 1 + d अपॉन f। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 1 + d अपॉन f। देखो एक ज़्यादा हो गई ना? यानी कि अगर रिलैक्स आई से आपको कोई चीज़ 8 गुना दिखती है, ठीक है? तो स्ट्रेन आई से आपको वो 9 गुना दिखेगी, 9x दिखेगी और बड़ी दिखेगी। माइनस नहीं होगा बेटा, प्लस ही होगा। हमने तो यू को भई ये वाला माइनस डी इधर आके प्लस हो गया ना, तो ये वाली चीज़ तो प्लस में आएगी ना, ये माइनस यू आ रहा है। माइनस यू का मतलब इधर की साइड वाली डिस्टेंस, उससे क्या फ़र्क, दोनों ही माइनस में है यू तो माइनस में लिखना ही पड़ेगा हमें। समझ जाओ बस, कन्फ्यूज़ नहीं हो, प्लस ही आएगा। हमें तो यू की वैल्यू पुट करनी है ना, वहाँ पे यू का मैग्नीट्यूड पुट करना है, यू तो नेगेटिव होगा हमें पता ही है। अरे भाई किसी मान लो मेरे पास ये लेंस है, ये मान लो ये लेंस है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखना है, उसके आगे तो रखूँगा, पीछे थोड़ी रखूँगा कि लेंस को आगे रख के ऑब्जेक्ट अब देख रहे हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा, ऐसा थोड़ी करेंगे हम। इसको आगे रखेंगे तो यू वैसे ही नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना? हाँ, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है, आप कन्फ्यूज़ मत हो उनमें। हुँ, दिमाग में फ़ॉर्मूले की ब्लास्ट हो गया होगा। हाँ, इसलिए थोड़ा-सा चीज़ें बल्की हो जाती हैं। क्या मुझे 2 मिनट का ब्रेक देना चाहिए आप लोगों को? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इसका रिकैप देके ना वो कंपाउंड माइक्रोस्कोपी पढ़ाना है मुझे, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है ना? तो आप ले लो 2 मिनट का ब्रेक। पता चला एक आध को बीच में उल्टी हो गई। स्क्रीन पे से हट जाओ, मुँह धुआओ जाके। चलो, शुरू करते हैं, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक हो गया अपना खत्म, ठीक है? मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है?
सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालनी है, ठीक है ना, तो उसके दो केस बन जाते हैं। कौन से? अगर आप रिलैक्स आई से देखना चाहते हो, तो रिलैक्स आई का मतलब है कि लेंस के सामने आपको ऑब्जेक्ट उठा के फोकस पे रख देना है, ठीक है ना, और मैग्नीफाइंग पावर आपकी सीधे सीधे d/f हो जाएगी, ठीक है ना। और स्ट्रेन आई में, यानी कि आपको और ज्यादा क्लियर देखना है, तो ऑब्जेक्ट आपको लेंस के सामने ऐसी जगह रखना है, ऐसी जगह रखना है। ऑब्जेक्ट को थोड़ी नहीं लाते हम लेंस को उसके आसपास लाते हैं। तो इस तरीके से लेंस को आसपास लेके आना है कि लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतनी हो कि इमेज डी पे बने। लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतनी हो कि इमेज डी पे बने। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी आपकी 1 प्लस d/f। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में, रिलैक्स आई वाले केस में u की वैल्यू f के बराबर आती है, और स्ट्रेन आई वाले केस में u की वैल्यू, ठीक है ना, f इंटू डी अपॉन f प्लस डी के बराबर आती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मुझे पहले इस पे एक आध सवाल करवा देना चाहिए आप लोगों को। एक आध क्वेश्चन करवा दूं इस पे, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे चलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 4-5 मिनट हमें क्लास एक्सटेंड करनी पड़े, बट निपटा देंगे आज इसको। देखो क्वेश्चन सुनना, ठीक है ना, कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर बताइए। तो रिलैक्स ड्राइव वाले में क्या होगी? d/f, डी कितना है 25, f कितना है 5, 5x। और स्ट्रेट वाले में क्या होगी? 1 प्लस d/f, तो 1 प्लस 25/5, 6x। खत्म क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लो, ठीक है ना। ये अच्छा है, इसको हल्के में मत ले लेना, वो तो ऐसे ही समझा दिया मैंने। इसमें ये बोल रहा है कि रीडिंग बुक विद स्मॉल प्रिंटिंग। हम चाहते हैं कि एक बुक पढ़ी जाए जिसकी प्रिंटिंग बहुत स्मॉल है। रीडिंग बुक विद स्मॉल प्रिंटिंग विद अ लेंस f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऐसे लेंस से पढ़ना है हमें जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है कि फाइंड, फाइंड करिए क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वन कैन रीड द बुक, फ्रॉम वेयर वन कैन रीड द बुक। कोई बुक पढ़ सकता हो, ये बताना है। क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट का टाइम। 2.5 मिनट ले लो, नहीं 2-3 चीजें ना, 3 मिनट ले लो, ये लो 3 मिनट का टाइम ले रहा हूं, करो क्या आएगा। सर A1 बैच कब लॉन्च हो रहा है? एक सेकंड बस, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, क्वेश्चन को मैं बता देता हूं जो भी होना है। दिख रहा है ये 28 अक्टूबर 5:30 पे इसकी क्लास होगी, पहली क्लास। और मुझे थोड़ी सी बातें और शेयर करनी है लोगों से, तो इसलिए मुझे लग रहा है एक दिन मुझे लाइव और आना पड़ेगा, एक बार मुझे लाइव और आना पड़ेगा। हाँ शीट मिलेगी, पर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े से क्वेश्चन की शीट। एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा मैं फ्लोट नहीं कर सकता ना, वरना बाकी चीज को डिस्टर्ब कर देंगे आपकी, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इस मंथ 2 क्लास हो पाएंगी, बाकी की क्लास नेक्स्ट मंथ होगी, ठीक है ना। अभी मैंने 10 क्लास लॉन्च की है, 6-7 क्लास लॉन्च की है, बाकी जैसे उसके बाद दोबारा लॉन्च कर देंगे। थ्योरी तो होगी नहीं, एडवांस वाले बैच में थ्योरी कहाँ होती है, प्रॉब्लम ही होगी पूरा टाइम प्रॉब्लम। आप तो मुझे ये बताओ क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन में बताओ क्या होना है। रीडिंग विद स्मॉल प्रिंटिंग चाहते हैं हम, तो क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट। ओके चलो, फारदेस्ट, फारदेस्ट पॉइंट का मतलब वो हो गया कि रिलैक्स डाई से, रिलैक्स डाई से पढ़ने वाला। आपको जो नहीं सर क्या पता थोड़ी दूर और ले जाके पढ़ लें, तो बेटा एक चीज है, अगर आपने कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो अगर आप कन्वेक्स लेंस के फोकस से आगे निकल गए तो इमेज आपको दिखेगी नहीं, पीछे चली जाएगी इमेज। तो आपको इमेज केवल तभी तक दिख सकती है जब तक आपका ऑब्जेक्ट लेंस के और उसके फोकस के बीच में रखा हो, तभी तक दिख सकती है, ठीक है ना। इसलिए फारदेस्ट पॉइंट इज द फोकस। सीधे सीधे फारदेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गई, एक तो ये हो गया। अब क्लोजेस्ट, अब उसको आप क्लोज कर रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो ऐसे, तो आपको क्लोज कर रहे हो, तो जो इमेज है वो इनफाइनाइट से क्लोज आती जा रही है, क्लोज आती, सबसे ज्यादा क्लोज क्या होगी 25 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा क्लोज अगर चीज दिखती है तो साफ नहीं दिखती, उससे दूर हो तो भी साफ नहीं दिखती, उससे नजदीक हो तो भी साफ नहीं दिखती। तो जब वो क्लोज आता रहेगा, मतलब अगर उससे दूर हो तो बड़ी नहीं दिखती, ठीक है, लेकिन उससे नजदीक आ जाए तो साफ नहीं दिखती। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी आपकी जब डी पे, एट डी इमेज बनेगी, जब डी पे इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो उस केस में यू की वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू डी बाई एफ प्लस डी। तो एफ कितना है 5 और डी कितना है 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 25, कितना बैठ गया? ये बैठ गया हमारा 25/6। 25/6 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.7 लिख के रखी है मेरे पास, u इज इक्वल टू 4.7। हाँ देखो यही आती है क्या, तो बस 4.17 और 5 सेंटीमीटर के बीच में ही आपको बहुत बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है भाई। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो है, ये क्वेश्चन समझ आया क्या आपको? फारदेस्ट एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है भाई, ऑब्जेक्ट लेंस से हमें कहां दिख रहा है वो बात अलग है, लेंस के कितना क्लोज ला सकते हैं कितना दूर जा सकते हैं, ये मतलब है, ठीक है। हाँ अब चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू, डबल धमाका होता है ये, डबल धमाका। यानी कि पहले तो एक लेंस से बढ़वा लेते हैं, ठीक है ना,
फिर दूसरे लेंस से और बढ़वा लेते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसका ना मैं फंडा बताऊंगा और एक ही बार बताऊंगा, ये भी श्योर है। इसमें क्या होता है कि भाई ये मान लो आपकी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, तो ये आपकी एक रेफरेंस लाइन है। ये इस रेफरेंस लाइन पे क्या होगा, दो लेंस रखे होंगे। एक लेंस को हम यहाँ रखेंगे, ये पहला लेंस है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम क्या रखेंगे, इस वाले लेंस से कुछ दूर पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ पे, ये लो भाई थोड़ा दूर रख दिया कहीं को, यहाँ पे रखते हैं, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, पहले वाले लेंस से। तो अब क्या होगा, ये वाला लेंस कहीं इमेज बनाएगा, तो भाई यहाँ से एक रे निकलेगी ऐसे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से यूं जाएगी, और एक रे यहाँ से ऐसे निकलेगी, वो इसी के फोकस से पास होगी, और ये वाली इमेज यहाँ बन जाएगी। बताओ बनी कि नहीं बनी, ठीक है ना। इस वाली इमेज को यहाँ बना देते हैं, ये बन गई इमेज। तो देखो थोड़ी सी तो पहले बढ़ गई, थोड़ी सी तो पहले बढ़ गई, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसने ये इमेज बना दी, और ये पहला लेंस है। अब हम वो वाला काम कर लेते हैं जो यहाँ पे किया हुआ है, पहले वाले में इसमें जो किया हुआ है, इसने जो किया हुआ है ना, वो काम कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम दूसरा लेंस लेके आते हैं यहाँ पे, ये वाला, और अपना पुराना वाला तरीका अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा लेंस है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला काम है, ठीक है ना। यहाँ से एक रे यूं जाएगी सीधी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरे वाली रे यहाँ से यूं जाएगी, और ये वाली इसके फोकल से पास होगी, यहाँ कहीं से ऐसे पास होगी, कहीं भी जाके मीट करेगी। अब इन दोनों लाइनों को अगर हम आगे ले जाके मिलाएंगे, एक तो ये मान लो ऐसे, और एक ये वाली रे है, इसको यूं मान लो ऐसे, यूं मिलाएंगे, तो ये दोनों रे जब यहाँ से ये वाली रे यूं मुड़ जाएगी और ये वाली रे यूं मुड़ जाएगी, तो ये यहाँ मीटिंग करेगी। तो ऐसा लगेगा कि भाई इमेज यहाँ बन रही है, ये वाली बन रही इमेज। समझ में आया क्या किया हमने, डबल धमाका करवा लिया। ये क्लियर हुआ कुछ, भाई ये वाला तो वही काम है ना जो पिछले वाला, इसको बस यू पलट दो ऐसे, यू पलट दो ना ऐसे, बस इमेज थोड़ी इन्वर्टेड दिखाई देगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा दिखाई देता है, अपसाइड डाउन दिखाई देती है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाएगी इमेज, ठीक है ना। तो भाई अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाली जाएगी, और मैग्नीफाइंग पावर का तो वही फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। और थीटा नॉट में तो कुछ हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, थीटा नॉट तो वही है कि भाई डी डिस्टेंस पे, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डी, ये तो यही रहेगा थीटा नॉट। थीटा कौन सा लेंगे यहाँ पे, थीटा वो है जो आंखों पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद बनेगा, तो यही वाला एंगल तो बनेगा आंखों पे, ये वाला, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। इमेज उल्टा बन जाएगी बस, डबल धमाका हो गया यहाँ पे एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे इतने पार्ट को, आप तो ये सोचो कि मैं आपको इतना पार्ट दिखा ही नहीं रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना पार्ट दिखा नहीं रहा हूँ, इसको ऐसे कर लो, तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं हो गया, इतने पार्ट को देखो ही मत, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं हो गया, ये वाला नहीं हो गया कि आगे चल के बड़ा दिख रहा है। समझ में आ गया, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा एडिशन ही तो है पहले वाले का, ठीक है। तो भाई इसको जो पहले वाले ने किया है उसकी वजह से थोड़े फायदे हो गए हमें, कि 2-3 गुना उसने पहले बढ़ा दिया, फिर उसने 5 गुना और कर दिया, ये तो 5 गुना करता ही है, तो फायदा हो गया। तो इस पहले वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसको बोलते हैं आईपीस, ठीक है ना। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज आईपीस, ये आंखों के पास वाला लेंस है। तो ये हो गया। अब मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे थीटा ये हो गया, बस सारा गेम थीटा का है। अब इस मैग्नीफाइंग पावर के फिर दो केस हो जाएंगे, एक तो रिलैक्स डाई वाला, और दूसरा वाला कौन सा, स्ट्रेन वाला, ठीक है ना। अब देखता हूँ कितने लोगों के दिमाग में कितनी पावर है। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर जब निकालेंगे तो नीचे तो h0/d ही आएगा ये, लेकिन ये रिलैक्स डाई कम होगी जब ऑब्जेक्ट को हम इसके फोकल लेंथ पे रख देंगे, तो इसकी फोकल लेंथ होगी e और इसकी फोकल लेंथ होगी fo, ठीक है। तो भाई ये वाली दोनों रे पैरेलल आनी चाहिए, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज योर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, ये इस वाले के फोकस पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हो गई हाइट ऑफ सेकंड इमेज, हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज, एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप बच्चों ये बताओ मुझे, इस वाले केस में आप थीटा क्या लिखोगे, ये वाला थीटा, यही तो होगा जो इंस्ट्रूमेंट से बन रहा है भाई, टॉप पॉइंट से ये, तो या तो आप h डबल डैश बाई ये लिख दो, या फिर h डैश बाई u लिख दो। अभी सुनते जाना बात को। तो भाई ये मान लो इस वाले से तो u डिस्टेंस पे है ना, ये इस वाले से u डिस्टेंस, यानी कि आईपीस का u है ये, तो इस वाली चीज को तो आप क्या लिखोगे, h डैश अपॉन u ही तो लिखोगे भाई। ये वाले थीटा को क्या लिखोगे, दिस अपॉन दिस h डैश अपॉन u ही तो लिखोगे इसको, लिखोगे कि नहीं, हाँ सर लिखेंगे। अब एक बात फिर सुनना, मेरी बात फिर से सुनना। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव का u है और ये ऑब्जेक्टिव का v है। हमें ये भी पता है कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u, ये वाला v और ये वाला u, पहले वाला u। तो अगर आपको h डैश अपॉन u ही लिखना है, h डैश अपॉन u ही लिखना है, ठीक है ना, तो आपको पहले वाले का मैग्निफिकेशन, पहले वाले का जितना भी मैग्निफिकेशन है दैट इनटू h नॉट, तो h डैश की वैल्यू लिखनी पड़ेगी डिवाइडेड बाई u ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी सी अलग टाइप की बन जाती है, ठीक है ना। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, सुनते जाना बच्चों ध्यान से, फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये तो h डैश बाई h हो गया और h डैश बाई u ही चाहिए हमें, तो h डैश की वैल्यू हो गई आपकी v बाई u इनटू, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई v बाई u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज हो गई। अब ये v और u पहले वाले लेंस का है और ये वाला u दूसरे वाले लेंस का है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो नीचे तो h नॉट हो गया, और एक ये वाला u e हो गया, ये वाला d चला गया ऊपर, और इस h डैश की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, v बाई u इनटू h नॉट। अब आप देखो h नॉट से कर दिया h नॉट, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया आपका v बाई u इनटू d अपॉन u, बस इसको डब्बे में कर दो बंद। ये मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। अब रिलैक्स डाई वाला तो अब देखेंगे, रिलैक्स डाई वाले में क्या होगा, जब आप इस ue को किसके बराबर कर दोगे, इसकी f के, तो रिलैक्स डाई वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका v बाई u इनटू d अपॉन f, ये वाला फॉर्मूला आपका रिलैक्स डाई वाला हो जाएगा, और ये जनरल फॉर्मूला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि काम थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा काम है, ठीक है ना। इसको ना मैं इसी पेज पे क्या अगले पेज पे समझाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बिना समझाए, ठीक है ना। आप देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो भाई थीटा नॉट की तो डेफिनेशन फिक्स है कि बिना किसी हेल्प के आंखों से डी डिस्टेंस पे रख के एंगल कितना दिखता है, तो ये तो आपको थीटा नॉट हो गया। पंगे हैं थीटा के,
थीटा क्या है? थीटा के इंस्ट्रूमेंट के पास जब हम आंख रखते हैं तो आंखों पे कितना एंगल बनता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो भाई आंखों पे इंस्ट्रूमेंट के साथ यही वाला एंगल बनेगा, ये वाला ये। भाई बॉडी के बॉटम से तो ये वाली रे आ रही है, बॉडी के टॉप से ये वाली रे आ रही है, तो दोनों में थीटा एंगल बना, ये वाला थीटा कोइंसिडेंटली इस वाले थीटा के बराबर है। अब इस वाले थीटा को लिखने के हमारे पास कई तरीके हैं, h डैश अपॉन ue भी लिख सकते हैं, h डबल डैश अपॉन v भी लिख सकते हैं, बेटर होगा h डैश अपॉन ue लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले थीटा को हम लिख देते हैं h डैश अपॉन ue। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि h डैश अपॉन ue को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि h डैश तो इस वाले लेंस में दिया है ना, ठीक है ना। तो भाई h डैश अपॉन ho इज इक्वल टू पहले वाले का मैग्निफिकेशन, पहले वाले का मैग्निफिकेशन, और पहले वाले का मैग्निफिकेशन तो v बाई u होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस h डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी v बाई u इंटू h नॉट, ठीक है ना। तो अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे मैग्नीफाइंग पावर, अभी हमें कोई से केस निकले, बस मैग्नीफाइंग पावर निकाले, इस थीटा नॉट को तो आप h नॉट अपॉन d लिख दोगे, इस थीटा को क्या लिखोगे, इस वाले थीटा को लिखोगे आप h डैश अपॉन ue, h डैश अपॉन ue। तो भाई यहाँ से नीचे h नॉट अपॉन d तो एज इट इज, और ये वाला ue भी एज इट इज, h डैश को क्या लिख रहे हो, v बाई u इंटू h नॉट, ठीक है ना। अब आप खुद ही देख लो, v बाई u इंटू h नॉट अपॉन ue डिवाइडेड बाई h नॉट बाई d, h नॉट से h नॉट कट गया, ठीक है ना। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर का इनडायरेक्ट फॉर्मूला हो गया v बाई u इंटू d अपॉन ue, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया मैग्नीफाइंग पावर का, जो दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये तो पहले वाले लेंस की हरकतें हैं ना, और ये क्या है, ये दूसरे वाले लेंस की हरकतें हैं। पहले वाले लेंस का इफेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो v बाई u पहले वाले लेंस का है, d बाई ue दूसरे वाले लेंस का है। अब कुछ नहीं बचा, अब आप खटाखट कर दोगे, d बाई ue तो ये था ना माइक्रोस्कोप वाले का, माइक्रोस्कोप वाले का ही तो था d बाई ue, देखो ना, ये u कहता है d बाई u ये था। अब इसके दो केस बनते हैं, ठीक है ना, अब इसके दो केस बनेंगे, ठीक है, रिलैक्स डाई वाला। जब रिलैक्स डाई की बात करोगे ना, तो ये वाली मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी आपकी v बाई u इंटू डी बाई एफ ई, ये लो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसी का दूसरा रूप, जब स्ट्रेंड आई की बात करोगे, स्ट्रेंड आई की बात करोगे, तो मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी आपकी कितनी, v बाई u इंटू डी अपॉन, भाई स्ट्रेंड आई के केस में तो u की वैल्यू कितनी होती है, एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, यही तो होती है। अब दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करेंगे इसको, एक बार कर लिया तो कर लिया, दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा v बाई u इंटू, ये वाली चीज क्या बन जाती थी, सीधे सीधे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया जब स्ट्रेंड आई होती है। भाई मेरे को तो बस यहीं से दिख गया था कि मुझे तो बस ये याद रखना है, बाकी सिंपल माइक्रोस्कोप याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो और सिंपल माइक्रोस्कोप याद रख लो, तो दोनों फॉर्मूले बन गए। कैसे सर, कैसे, ये भी एक बार बता दो भाई। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, डी बाई यूई है, और इसको दो केस बनते हैं, रिलैक्स आई वाला जिसमें यूई की वैल्यू एफ हो जाती है, कौन सा, दूसरा वो वाला जिसमें यूई की वैल्यू एफ इंटू डी अपॉन एफ प्लस डी हो जाती है, और ये वाली चीज सीधे सीधे 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर आ जाती है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फंडा है। अब कंपाउंड के लिए क्या करना है यार, कंपाउंड के लिए बस एक काम कर लो, जो पहले वाला लेंस है ना उसके वी बाई यू की मल्टीप्लाई कर लो, बाकी ऊपर वाला ही रहने दो। भाई पहले वाले लेंस का भी तो फर्क पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बाकी की बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही काम कर लो। तो उसमें पहला केस क्या बनता है, डी बाई एफ वाला, दूसरा केस क्या बनता है, वी बाई यू इंटू, दूसरा केस क्या 1 प्लस डी बाई एफ वाला बनता है। दैट्स इट, आंसर हो गई। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस वी बाई यू याद रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बस वी बाई यू एक्स्ट्रा होता है, वरना फॉर्मूला तो उसी का। ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। ये किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्या एक्स्ट्रा है, वी बाई यू, वी बाई यू ये कौन से वाले, ये पहले वाले लेंस का है, ये वाले का यार, उसकी भी तो हरकतें हैं ना, तो उसका बेचारे का कंट्रीब्यूशन भी रखेंगे क्या हम इसमें, रखेंगे उसमें, बस ये मैग्नीफाइंग पावर हो गई। आई होप इसको आप भूलोगे नहीं, दोनों को। ये लो, इससे भी पहला पेज चाहिए क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्लास को 10 मिनट का एक्सटेंशन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 10 मिनट का एक्सटेंशन ले लिया क्लास का, जितने लोगों को निकलना वो जा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जिसको बैठना बैठ सकते हैं, जाना जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये वाली चीज आ गई, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे फिर से, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, तो अच्छे से लिखे हुए क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, ठीक है, चलो फिर भी क्वेश्चन ये कह रहा है वो कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज 30, और आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बताओ पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्निफिकेशन कितना है, यानी कि सीधे सीधे ये वी बाई यू की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे कितनी है, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सर, फॉर्मूला वही तो सीखा है तब से, ठीक है। और ये स्ट्रेन वाला केस है, स्ट्रेन आई वाला केस है मान लो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब आप देखो ये तो 30 दे रखा है, वी बाई यू में निकालना है, और 1 प्लस डी कितना होता है 25 होता है, एफ की वैल्यू बेचारे ने 5 पहले ही दे दी, तो वी बाई यू की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू 6 इज इक्वल टू 30, तो भाई वी बाई यू की वैल्यू हो गई आपकी 5। अब बच्चों एक दिमाग और लगा लेना आप कि ये केवल वैल्यू है, एक्चुअल में अगर मैग्निफिकेशन होगा तो वो -5 होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर होता है, इमेज इधर होती है, तो वो -5 होगा। वो वी और यू के साइन ही अपने आप कर देंगे उसको, हाँ, वी और यू के साइन ही अपने आप कर देंगे, तो वी और यू में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो -5 आना चाहिए, तो चाहो तो फॉर्मूले में माइनस लगा दो, फिर ये केवल वैल्यूज ही बच जाएंगी। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पी वाई क्यू था, बस किसी को फॉर्मूला याद आ जाए कौन सा लगना है, आंसर तो आ ही जाते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, ठीक है ना, बस इस क्वेश्चन के बाद फंडे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, आगे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये बोल रहा है कि एक माइक्रोस्कोप है, कौन से वाला, कंपाउंड वाला, कंपाउंड वाला माइक्रोस्कोप है। तो ये कह रहा है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो 2 सेंटीमीटर है, और जो उसका आई पीस है उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनते जाना। और बोल रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर and length of the tube
ट्यूब की लेंथ बताइए। लेंथ का मतलब क्या हुआ भाई, एक लेंस तो यहाँ होता है, दूसरा लेंस यहाँ होता है, ये दोनों लेंस एक ट्यूब में होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, बस ये है। ठीक है ना। गौरव बोल रहे हैं सब ऊपर से जा रहा है, तो मतलब तुम नीचे वाली फ्लोर पे घूम रहे हो क्या? क्लास ऊपर चल रही है, ऊपर जाके पढ़ लो ना क्लास। बताओ देख लो कैसे कैसे लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर पे घूम रहे हैं ऊपर क्लास चला के। यार वैसे थोड़ा बल्कि हो गया यार लेक्चर, है ना, ये ऐसे ऐसे टॉपिक है ना, इनको ज्यादा देर पढ़ लो ना एकदम दिमाग में झाग आ जाते हैं, ऐसे उबल सा जाता है, जैसे दूध उबल जाता है ना भिगोने में, ऐसे दिमाग भी उबल सा जाता है। हम्म। जिसको समझ आ रहा है उसको अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है सबको समझ भी आ जाए, हल्के भी पड़ जाते हैं लोग बाग। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर पूछी है उसने, फॉर्मूला तो हमें सारे पता है। ठीक है ना। केस वन, दोनों केस बनेंगे, पहले केस की और दूसरे केस की। अगर इसकी मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालूंगा, ठीक है ना, तो वी बाई यू, ठीक है ना, पहले वाले की वी बाई यू। अब भाई ये बताओ, जब हमें फोकल लेंथ इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो वी बाई यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर निकलेगा। तो वी बाई यू तो यहाँ लिख देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, डी बाई एफ की और डी बाई वन प्लस डी बाई एफ की, यही तो करना है। तो भाई अगर मैं यू की वैल्यू को माइनस का 2.4 लूंगा, एफ की वैल्यू को क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कितना है 2 लूंगा, तो क्या वी की वैल्यू नहीं निकलेगी? भाई 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू इक्वल टू आ जाएगा, वी की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव की 12 सेंटीमीटर। भाई यू को आपने माइनस का 1.4 ले लिया, 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू इक्वल टू 1 ओवर एफ में वैल्यू नहीं रख सकते क्या? तो वी की वैल्यू 12 निकलेगी। ठीक है ना। और डी बाई एफ ई, तो पहले वाले केस में वी कितना हो गया, प्लस का 12, यू कितना हो गया, माइनस का 2.4, डी कितना हो गया 25 और ई कितना हो गया 5। ठीक है ना। तो पहले वाले में कितनी निकल आई मैग्नीफाइंग पावर, 5 इंटू 5 25। ये लो माइनस साइन और लगा लो, माइनस साइन ये बताता है कि जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड होगी। दूसरे वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या निकलेगी, यही वी बाई यू, तो 12 अपॉन पॉजिटिव का 12 अपॉन नेगेटिव का 2.4 इंटू 25 बाई 1 प्लस 25 बाई 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 30, यानी कि 30 टाइम। तो ये तो 25x होगा, ये 30x होगा, 30 गुना। ये 25x और ये 30x होगा, ठीक है। लेकिन वो ट्यूब की लेंथ भी पूछ रहा है, वो भाई साहब ट्यूब की लेंथ भी पूछ रहे हैं। तो पहले वाले केस में देखो भाई, पहला लेंस है, उससे 12 सेंटीमीटर पे तो ये इमेज बन रही है, और 5 सेंटीमीटर पे ये दूसरा लेंस लगा हुआ है, तो पहले वाले में तो 17 सेंटीमीटर नहीं हो गई क्या ट्यूब की लेंथ? हाँ सर। अब दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में पहले वाली की हरकतें तो बदलेंगी नहीं, ये तो इमेज यहाँ पे भी 12 पे ही बनेगी, लेकिन ये स्ट्रेट वाला केस है, इसलिए इस वाले लेंस से 5 की बजाय कितनी दूर रहता है वो, 4.17, तो यहाँ पे लेंथ होगी 12 प्लस 4.17, यानी कि दूसरे केस में जो लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 16.17 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है ना 4.17 कहाँ से आया? एक में हमने निकाला था ना कि स्ट्रेट आई से 5 सेंटीमीटर ही थी, उसमें मैंने क्यों ले लिया वहीं से डेटा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ही थी वहां पे फोकल लेंथ भी, तो ये आपकी ये वाली चीज आ गई 4.17। तो भाई मेरे हिसाब से एक टेलीस्कोप बच रहा है, और टेलीस्कोप में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, पर मैं उसको आज नहीं करूंगा, आप लोगों की दूसरी क्लास भी होगी, तो टेलीस्कोप अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ऐड कराऊंगा, पक्का ऐड कराऊंगा, ठीक है ना। उस क्लास में डिस्कशन भी हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स का, और वेव ऑप्टिक्स पूरा कर लो आप, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके पास वेव ऑप्टिक्स की सारी होमवर्क शीट्स प्लस एक्सरसाइज 1 एंड 2 इतना पूरा होना चाहिए, और एचसीबी, इतना मिनिमम होमवर्क है जो आपको करना ही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इन क्लासेस के बाद। ठीक है ना। हाँ सारी चीजें होंगी, पोलराइजेशन की क्लास भी लगाऊंगा मैं, ठीक है ना, ईएम वेव की क्लास भी लगाऊंगा, डी ब्रॉगली की क्लास भी लगाऊंगा, डी ब्रॉगली भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री वालों ने नहीं पढ़ाया क्या? चलो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ लॉजिक गेट्स भी होगा, सब आधे आधे एक एक घंटे के टॉपिक है, इससे बड़ी बड़ी नहीं है, एक एक ऐसी स्पेशल क्लास लगाते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।